हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मई 9 2022 का डेली हिंदी एनालिसिस करेंगे एंड सम ऑफ द न्यूज़ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस टुडे इज़ कि हम फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस को एक बार फिर से देखेंगे। इसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट हुआ है। अलॉन्ग विद दैट हम ये भी देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन में कुछ डिसीजन लिया है रिलेटेड टू ऑयल इम्पोर्ट कट्स। ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या ईयू का प्लान है एंड व्हाट अबाउट द गैस, ओके, बिकॉज ईयू इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन रशियन गैस। 40% गैस सप्लाई यहाँ से होता है एंड सिग्निफिकेंट इम्पोर्टर्स आर जर्मनी जो सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, फिर नीदरलैंड इज़ ऑल्सो देयर। सो दीज आर द सिग्निफिकेंट इम्पोर्टर्स। तो इनके में क्या इम्पैक्ट होगा, वी आर गोइंग टू लुक एट दैट। देन द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज़ स्टडिंग अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब हम एक्सप्लेनर सीरीज पे जाएंगे सो वी विल बी डूइंग अबाउट डीलिमिटेशन कमीशन। और फ्रेंड, ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन का 360 डिग्री एनालिसिस दिया हुआ है। साथ साथ में जो JN के डीलिमिटेशन कमीशन है उसके क्या ऑर्डर्स हैं, इसका हमारा एक बार रिविजन फिर से हो जाएगा। ओके, देन वी विल डू वन एडिटोरियल ऑन ओपेड रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। इसमें हम हायर एजुकेशन सिस्टम में का प्रॉब्लम देखेंगे। मेजरली फंडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है एंड रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन कंट्रीज लाइक इंडिया क्या होता है, वो भी एक पैराग्राफ उसको डेडिकेटेड है। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ नाउ। द फर्स्ट इज कमिंग फ्रॉम रशिया यूक्रेन क्राइसिस। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये लुहांस्क रीजन, जो ये आपको इमेज दिख रहा है फ्रेंड, ये लुहांस्क रीजन का है। मैं आपको बता दूं, लुहांस्क इज़ वन ऑफ द रीजन इन डॉनबास। डॉनबास इज़ अ रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन। ओके, सो डॉनबास इट इज़ मेड ऑफ टू रीजन, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। नाउ फ्रेंड्स, ये दो रीजन हैं, दे आर dominated by ethnic Russian population and they are demanding their integration with Russia and over here the problem started from 2014 from the Euromaidan movement. यूक्रेन में एक मूवमेंट हुआ था called as Euromaidan movement. This movement led by people who were protesting against the then Ukrainian government which was pro-Russian and which refused to sign to become the member of European Union. So it led to Euromaidan movement. After the Euromaidan movement, after 2014, a pro-Western government was installed in Ukraine, which led to separatist movement in Donbas region, and which was held by Russian separatists. Okay, so यहाँ पे Russians, they have bombed the shelter, they have bombed the school, and they have killed people over here. So this school was bombed by the Russian bombers. Okay, leading to fire. Now in response to the Russian crisis, the G7 leaders, they hold the meeting with Zelensky, Volodymyr Zelensky, who is the president of Ukraine, and now they are phasing out the Russian oil. They are planning to phase out the Russian oil or import of Russian oil. Now यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि there are so many Western imposed sanctions, okay, which is crippling the Russian economy, but targeting the Russian oil and gas is the major strategy of the Western countries because Russia earns significant amount of revenue from export of oil and gas. यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने एक डिसीजन लिया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये डिसीजन क्या है यूरोपियन यूनियन का? यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू फेज आउट द इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल and by the end of this year they are going to ban the import of Russian oil. Already European Union has banned the import of coal from Russia. अब यहाँ पे बात होती है कि what about the natural gas? Okay, so some of the countries of European Union including Germany, which is the largest importer of Russian gas, और उसको वहाँ से गैस जो है वो कम दामों में मिलता है, ठीक है। अगर नेचुरल गैस पे अगर इंपोर्ट बैन लगा, सो देयर आर सर्टेन कंट्रीज विच विल बी इम्पैक्टेड बाय द हाई प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे जो एनर्जी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। द नेक्स्ट इज G7 कंट्रीज, ये एक फैक्चुअल डेटा है। सो
G7 कंट्रीज़ के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, दे आर द मेंबर्स ऑफ G7। रिसेंटली G7 समिट जो हेल्ड हुआ था इन 2021, इट वाज हेल्ड इन कॉर्नवाल in United Kingdom, okay, and the theme of this meeting was building back better, building back better, ठीक है। Now this is the news about from the domestic law, citizenship delayed, 800 Pakistani Hindus left India। ये इशू मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। पाकिस्तान से कुछ हिंदूज जो इंडिया में माइग्रेट किए थे एंड दे हैव टू पे हैवी कॉस्ट अप टू ₹1 लाख टू गेन वीज़ा टू एंटर इंडिया एंड दे हैव नॉट गॉट द इंडियन सिटीजनशिप एंड देन दे हैव डिसाइडेड टू रिटर्न टू पाकिस्तान, ओके। Earlier in 2019, Citizenship Amendment Act was passed by the Indian Parliament. This Citizenship Amendment Act, अगर हम इसको देखेंगे, it provides citizenship to people who have migrated from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan। सिर्फ यही 3 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अब इसमें रिलीजन कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, ओके। सो हिंदूज, एनी हिंदूज हु इज़ माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस एनी ऑफ दिस 3 कंट्री, पारसी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट and Christians, okay, if they have migrated to India on or before December 31st 2014, ये एक कट ऑफ डेट है, December 31st 2014, they will be granted citizenship, okay। नॉर्मली अगर कोई बाहर के कंट्री से इंडिया में आता है, then that person is granted citizenship based on naturalization, और नेचुरलाइजेशन का मिनिमम मैंडेटेड पीरियड कितना है, 12 years। that person should reside in India for 12 years before applying for citizenship। but इस केस में the citizenship for all these people coming from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, it is, अगर आप देखोगे 6 साल ही रखा गया था। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास तो हो चुका है, बट ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज रूल्स अभी तक बने नहीं हैं, ठीक है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री it has got the extension for timeline for making the rules for citizenship amendment act। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई एक्ट पास हो जाए तो 6 महीने के अंदर उसके रूल्स बन जाने चाहिए, बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं। Third and final round. Now again friends, coming to the constitutional issue. So here we are talking about article 239 AA, which was inserted in the constitution by 69th Constitutional Amendment Act 1991, ठीक है। अब इस एक्ट का खास बात क्या है? इस एक्ट का खास बात यह है दैट इट गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग यूनियन टेरिटरी, दिल्ली विल हैव इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। और इसी एक्ट में इसका स्ट्रेंथ भी नोटिफाई किया गया है, ओके। GNCTD एक्ट में दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली इट विल हैव 70 members and the total strength of council of ministers will be 7, including the chief minister, and the administrator of Delhi, he will have the new designation, that is lieutenant governor, okay। अब आर्टिकल 239 AA के अंदर जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर एनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, एक्सेप्ट 3, ठीक है। स्टेट लिस्ट में 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती, दैट इज़ पुलिस, लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर, ओके। इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, पुलिस, लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर।
Okay, now this is the editorial about the कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने पावर्स हैं और एलजी के कितने पावर्स हैं, एलजी हु इज़ नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट अर्लियर इन 2018 the Supreme Court had already given its verdict that if you will just read this line, this is very important line. Broadly, the 2018 verdict, it had three concurring opinions that ruled that Delhi was indeed a union territory, but जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, okay, who is appointed by the president, should act as per the aid and advice of the Council of Ministers in areas in which legislative power was conferred on Delhi's legislative assembly. तो जैसे कि अगर हम ये एक्ट अगर फिर से देखेंगे कि ये इस तीन टॉपिक्स को छोड़ के या तीन एंट्रीज को छोड़ के बाकी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के किसी भी टॉपिक पे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है. सो एलजी हैज़ टू सीक द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल दिस मैटर्स एक्सेप्ट दिस थ्री. उसके बाद इस फ्रेज़ का मतलब क्या है, ठीक है ना. यहाँ पे एक और फ्रेज़ है कि अगर इफ़ देर इज़ सम disagreement between the legislative assembly and LG, then that matter has to be referred to the president. So यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है that it says the 2018 ruling limited the lieutenant governor's domain by making it clear that not every decision required his concurrence. Okay, so यहाँ पे ये है कि डिसएग्रीमेंट जो है या कोई मैटर अगर प्रेसिडेंट के सामने रखना है, ठीक है, तो हर डिसीजन के लिए, ठीक है ना, हर मैटर को प्रेसिडेंट के सामने नहीं रखा जा सकता एंड नॉट एवरी डिसीजन रिक्वायर हिज कंकरेंस. मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीजन उनको बताया जा रहा है उस पर उनका कंकरेंस हो ही. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उस डिसीजन पे तैयार है देन दैट डिसीजन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज the representative democracy will be negated. The next point is the lieutenant governor's power to refer any matter on which he disagreed with the elected regime did not mean he could raise a dispute on every matter. ठीक है, these are the three broad important points about this article. Okay, अब पास्ट में एक एंट्री 41 की बात है, that is state list services. Okay, अगर हम स्टेट लिस्ट की में अगर एंट्री 41 देखें which is services, it is not an exception. मतलब the state legislative assembly of Delhi can make laws on it, but उसके बाद services को लेके central government was not keen or was not ready to take the decision of the NCT government. Okay, why? Because center का कहना है कि that though services falls under the legislative domain of the Delhi legislative assembly, but Delhi का अपना कोई सर्विस नहीं है. Okay, that there are no services under the Delhi government and therefore it was not a matter applicable to NCT at all. तो ये एक डिस्प्यूट है एक्चुअली कि सर्विसेज से रिलेटेड दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि नहीं. so this dispute has to be settled. The next is the multiple crises in Indian universities. So over here we are talking about the higher education. Okay, अब हायर एजुकेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये आर्टिकल पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है. ठीक है, पहला जो आर्टिकल है इट इज़ रिलेटेड टू फंडिंग. तो अगर हम फंडिंग देखेंगे हायर एजुकेशन पे तो इट इज़ जस्ट 1.3 to 1.5%. इट हैज स्टैग्नेटेड सिंस 2012 के बाद हायर एजुकेशन में जो हमारा फंडिंग है वो बढ़ नहीं रहा है. बट एट द सेम टाइम अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी the Ministry of Education wants to increase the enrollment, okay, by 25%. okay, and Ministry of Finance उसी तरफ it has banned the creation of new teaching post. okay, so here the student intake is going to increase but faculty intake is going to remain stagnant. So definitely faculty student ratio is going to decline in the future. Then most of our universities they do not have investment, they do not have cash
और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर क्राउडेड क्लासरूम्स, पुअर वेंटिलेशन, सैनिटेशन, अनसेटिस्फैक्ट्री हॉस्टल अकोमोडेशन। यहाँ पे एक एजेंसी की बात हुई है, द हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस को। इसका बजट जो 2020-21 में 200 करोड़ था, उसको ₹1 करोड़ रख दिया गया है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो इससे क्या हुआ है कि जो डे टू डे रनिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। अगर हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात करें तो उसका जो फंड एलोकेशन है, ठीक है, it was allocated ₹4,900 crore in financial year 2022-23, okay, but 2021-22 में it was 4,693, मतलब इस बार थोड़ा सा बड़ा है। बट कैश फ्लो कम होने की वजह से देयर आर डिले इन सैलरी पेमेंट्स फॉर डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे आर रनिंग ऑन अ डेफिसिट। नाउ इसका असर सीधा किस पे पड़ेगा? अगर हम देखें कि रिसर्च ग्रांट्स जो हैं वो भी कम हो जा रहे हैं, तो देयर विल बी फॉल इन स्टैंडर्ड्स, ओके, सो देयर विल बी फॉलिंग इन स्टैंडर्ड्स। देयर आर सर्टन केसेस which have come up, that is paper leaks. Paper leaks have taken place in the national eligibility test of Hindi examination. Now if you will just see the status of higher education in international ranking, हम देखेंगे कि there are just 8 Indian universities in top 500 in QS World University Rankings, okay. उसके बाद जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये फोकस करता है ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अलॉन्ग विद सोशल, एथिकल एंड इमोशनल कैपेसिटीज़ एंड डिस्पोजिशंस। इसको डेवलप करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी फंडिंग को बढ़ाना होगा। द नेक्स्ट इज द बर्डन ऑफ गैस प्राइस। अब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। हम पहले ही देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इंडिया का बढ़ गया है। द CPI हैज़ क्रॉस्ड दिस 6% बेंचमार्क एंड RBI इन टर्न हैज़ इंक्रीज्ड दिस रेपो रेट फ्रॉम 4 to 4.4% टू टेम द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में जो मुख्य कारण है, इन्फ्लेशन के मेजर कारण, वो है एनर्जी प्राइसेस, ओके, एनर्जी प्राइसेस। तो यहाँ पे LPG की बात हो रही है। अगर हम LPG का अगर देखें पिछले 6 महीनों में, फ्रॉम नवंबर 2020 टू मई 2022, the cost of LPG has increased by ₹400, okay. सो यहाँ पे जो 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि जो डायरेक्टली ट्रांसफर्ड सब्सिडी होता है LPG का, वो 2015 से बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ है एंड देयर आर शार्प राइज इन इंटरनेशनल LPG प्राइसेस, ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेटा है। देखिए, क्लीन फ्यूल इज़ वेरी नेसेसरी if we want to achieve the climate goal which India is aiming, that it wants to reduce its carbon emission by 1 billion unit up to 2030 and India wants to become carbon free by 2070. but अगर एनर्जी प्राइसेस अगर ऐसे ही बढ़ते रहें तो अगेन स्पेशली द रूरल इंडिया इट विल स्विच टू नॉन क्लीन सोर्सेस ऑफ फ्यूल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ डेटा हमारे सामने हैं कि 60% हाउस होल्ड्स जो हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग क्लीन एनर्जी फ्यूल लाइक इलेक्ट्रिसिटी, LPG, नेचुरल गैस, बायोगैस, ठीक है। अगर रूरल इंडिया में हम देखें तो इट इज़ 45% ऑफ द हाउस होल्ड्स विच आर यूजिंग कुकिंग फ्यूल। उसके बाद हाई प्राइजेस एंड नो सब्सिडी इज़ द रीज़न फॉर पुअर यूसेज एज 99.8% ऑफ हाउस होल्ड्स हैव एन LPG कनेक्शन। सो इंडिया में उज्ज्वला स्कीम के अंदर या पहल स्कीम के अंदर 99.8% household they have LPG connection, but they cannot use LPG connection if the prices of LPG is very high. The next is the Jammu and Kashmir delimitation report, okay. So यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट फाइनल किया है ऑन May 5, 2022. It was set up under Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, okay. Now the chairman of Jammu and Kashmir Delimitation Commission was the retired Justice Ranjana Desai and the Chief Election Commissioner of India
and state election commissioner of Jammu and Kashmir, they were the members of this commission. Okay, now what is the delimitation? So here you will get the answer that it is the process of redrawing the boundaries of Lok Sabha or assembly constituencies. Okay, and it is carried out in accordance with, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं? सो इट इज़ डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी. डिलिमिटेशन कौन करता है? डिलिमिटेशन इट इज़ डन बाय डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन. इसके पहले कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हो चुका है इंडिया में? सो इन 1952 फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इन 1963, इन 1973 एंड देन इन 2002. नाउ व्हाट इज़ दिस JNK डिलिमिटेशन कमीशन? तो हम देखेंगे कि लास्ट टाइम जब जम्मू एंड कश्मीर में जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था, सो इट वाज इन 1995 बेस्ड ऑन 1981 सेंसस. ओके, then there was no census in 1991 in JNK due to militancy. Then the center set up the delimitation commission, present one, in March 2020, 6 months after notifying the JNK Reorganization Act 2019. और यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है डिटेल that the commission was headed by retired Supreme Court Judge Ranjana Prakash Desai. Okay, and our Chief Election Commissioner Sushil Chandra. अब हम इस रिपोर्ट्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो सी, द होल JNK हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2. जम्मू इट हैज़ 37 असेंबली सीट्स एंड कश्मीर इट हैज़ 46. द टोटल सीट्स विल बी 90 इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली. नाउ 6 additional seats have been added for Jammu, which has been revised to 43, and 1 for Kashmir, which has been revised to 47. So the total seats will be now from 83 to 90. तो अगर हम देखेंगे जम्मू में पहले कितना सीट था 37, अब कितना हो गया 43. कश्मीर में कितने सीट्स थे 46, अब कितने हो गए 47. So the total seats is 90. The second is that commission has recommended the center to nominate at least 2 Kashmiri Pandits to the legislative assembly. उसके बाद अगर हम देखेंगे that 9 seats it has been reserved for scheduled tribes. इसमें अगर हम देखेंगे तो out of this 9, 6 seats are in Jammu and 3 are in Kashmir, and 7 seats have been reserved for scheduled caste in Jammu region. उसके बाद the fourth important point is that the commission has recommended the government to consider giving displaced persons from Pakistan occupied Jammu and Kashmir POK द रिप्रेजेंटेशन इन दी असेंबली. तो रिप्रेजेंटेशन किसको देना है? 2 कश्मीरी पंडित और एटलीस्ट 1 उस पर्सन को हु हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम POK. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ कि ये जो JNK डिलिमिटेशन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन विच सेंसस. ये कभी कभी एग्जाम में आपको आ सकता है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन 2011 सेंसस. ओके. Now friends, from legal GK news, so Justice Pardiwala is in line to be CJI. So Justice Jamshed Burjor Pardiwala, who is to be sworn as the Supreme Court judge along with Justice Sudhanshu Dhulia. Okay, it will be the 6th apex court judge from the Parsi community, and he is in line to become the Chief Justice of India. He will be 3rd Chief Justice from the Parsi community. Now see, the first member of the Parsi community to serve on the Supreme Court was Justice Dinshaw Pirosha Madam. Okay, उसके बाद 2 ऐसे लोग जो चीफ जस्टिस भी बने. सो वी हैव सैम पिरोज भरूचा एंड सरोज SH कपाड़िया, सरोज होमी कपाड़िया. दे वर अपॉइंटेड एज द सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट. सो बेजिंग loyalist John Lee has been elected as Hong Kong's leader. So John Lee, he is regarded as a hardline security chief who oversaw crackdown on Hong Kong's pro-democracy movement. Now he has been elected as the city's next leader. Okay, he is largely regarded as the pro-Beijing. Now he is going to replace whom? That is also important. He is going to replace Carrie Lam on July 1. Now friends, from sports we have a very important news. Alcaraz is master of Madrid. So Carlos Alcaraz, he defeated Alexander Zverev and he to clinch the Madrid Open title. Now Alcaraz के बारे में एक important point है. He has beaten Rafael Nadal and world number 1
Novak Djokovic to win the Madrid final. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.